एपिसोड 27। जानवर, दरिंदा, बंगाली शेर या रॉयल टाइगर, उसे किसी भी नाम से पुकारा जाता, मतलब एक ही था, मौत, मुजस्सम मौत। और ये मौत बेइंतहा तेज़ी के साथ हरकत में आई और मेरे पीछे लपकी। मैंने अपनी पुश्त पर नुकीले पंजों की तस्वुराती चुभन महसूस की। फिर मैंने भागते भागते किसी पैराक की तरह जस्त लगाई और राइफ़ल के ऊपर गिरा। मेरे हाथों ने राइफ़ल का सख्त लमस महसूस किया। राइफ़ल थामते हुए मैंने घास पर 2-3 पलटे खाए। वो मेरे ऊपर आया। उसकी हैवानी बू, उसकी कातिल फनकार, उसकी फ़र का मोहलिक लमस, ये सब कुछ नाकाबिले फरामोश और भयानक था। मैंने सुना था कि शेर गर्दन पर हमला करता है। मैंने अपनी गर्दन को बेसाख्ता अपने बाजू की आड़ फराहम की। मुझे लगा मेरी दाईं कलाई किसी शिकंजे की जद में है। ये बंगला टाइगर का जबड़ा था। मैंने राइफ़ल तो थाम ली थी मगर उससे फायर करने की पोजीशन में नहीं था। मैंने बैरल की तरफ से टाइगर के चेहरे पर अंधाधुंध ज़रब लगाई। मालूम नहीं ये ज़रब कहाँ लगी और उसने कितना नुकसान पहुँचाया। सिर्फ यह एहसास हुआ कि ये शदीद ज़रब थी और टाइगर की आंख के आसपास थी। वो तड़प कर दौड़ा। एक लहजे के लिए मुझ पर उसकी गिरफ्त ख़त्म हुई। मैं उठकर भागा। भागते भागते मैंने राइफ़ल की पोजीशन दुरुस्त करके उंगली ट्रिगर तक पहुँचा दी। मैंने बमुश्किल 5-6 कदम तय किए होंगे कि करीबन 450 पाउंड वज़नी मुश्तैल जानवर एक बार फिर मेरे ऊपर आया। मैं एक नुकीले धक्के से लड़खड़ाने के बाद दूर जा गिरा। गिरते हुए मैंने अपना रुख टाइगर की तरफ कर दिया था। मुझे नहीं पता फिर कब मैंने ट्रिगर दबाया और कब गोली चलाई। राइफ़ल सिंगल शॉट पर सेट थी। चमक के साथ ज़ोरदार धमाका हुआ। जानवर के जिस्म को झटका लगा, ताहम वो जस लगा चुका था। वो मेरे पाँव के करीब गिरा। मैंने पुश्त के बल पीछे को खिसकते हुए दूसरा फायर किया। इस बार भी गोली लगी। कहाँ, इसका कुछ अंदाज़ा नहीं था। मेरे कानों में बरामदे की तरफ से चिल्लाती हुई आवाज़ पड़ी, कौन है? ओए कौन है? पता नहीं ये किसकी आवाज़ थी। फिर शायद गयासा धाड़ा था, जग्गे जग्गे। जग्गा 2 गोलियां खा चुका था मगर अभी तक मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आवाज़ हौलनाक थी। मैं पुश्त के बल कुछ और पीछे को खिसका। वो मज़ीद आगे बढ़ा। उस तारीकी में वो मुझे किसी बहुत बड़े घड़ियाल की तरह रेंगता हुआ नजर आया। उसकी हैवानी बू की फनकारें मेरे नथनों से टकरा रही थीं। मैंने पीछे को खिसकते हुए तीसरा फायर किया और ये फायर गालिबन हामिद से किए गए वादे के ऐन मुताबिक उसकी पेशानी पर था। उसका उठा हुआ सर नीचे जा गिरा। मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि मेरी कलाई तेज़ी से खून उगल रही है, लेकिन यह कलाई की तरफ देखने का मौका नहीं था। बरामदे की तरफ से मुझ पर 2 फायर हुए। दोनों गोलियां मेरे करीब से गुजरी। मैं उठा और झुककर भागता हुआ शेवलेट की ओट में हो गया। मोखल पाशा की ललकार गूंजी। वो अपने साथियों से मुखातिब होकर चिल्लाया, उधर है गाड़ी के पीछे। एक और आवाज़ आई, फायर करो। उसके साथ ही टन टन की आवाज़ से कई गोलियां उमर रसीदा गाड़ी की बॉडी में बेवस्त हो गईं। मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये आड़ मेरे लिए मुनासिब नहीं है। मैं बाउंड्री वॉल के साथ झुककर भागता हुआ मेन गेट की तरफ बढ़ा मगर पहरेदार उधर भी चौकस हो चुके थे। मुझे टॉर्चों की रोशनी दिखाई दी। उसके साथ ही पाटदार आवाज़ में कोई शख्स धाड़ा, भागने ना पाए, घेर लो कुत्तों को। उनका ख्याल था अंदर घुसने वाले 1 से ज़्यादा लोग हैं। मैं वापस मुड़ा और दरख्तों की ओर लेता हुआ एक दरवाजे में घुस गया। ये एक छोटी सी राहदारी थी। हर तरफ कच्चे चमड़े की बू फैली हुई थी। पक्के फर्श पर बदबूदार पानी वाले छोटे छोटे कई हौज बने थे। एक तरफ गैस लैंप्स की रोशनी हो रही थी। फर्श पर नमक लगी हुई ताज़ा खालों का ढेर था। ओए ओए, एक गुस्सैली आवाज़ सुनाई दी और एक हट्टा कट्टा शख्स तेज़ी से मेरे सामने आ गया। उसके हाथों में फ़कत लाठी थी। मुझे देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। यकीनन मेरा हुलिया हैरानकुन था। गीले खेत में घोड़ी से गिरने के बाद मैं बुरी तरह लिथड़ गया था। बाजू खून आलूद था और पूरे जिस्म पर खूनी खराशें थीं। उसने हक़ नमक अदा करते हुए मुझ पर लाठी से हमला करना चाहा। मैंने उसकी रान पर गोली मारी और उसे तड़पता छोड़कर आगे बढ़ गया। एक और कमरे में भी कुछ खालें नजर आईं। मुझे लगा ये सिर्फ भेड़ बकरियों ही की खालें नहीं हैं। उनमें एक स्याह रीछ की खाल और एक लोमड़ी की कटी फटी खाल मैंने साफ पहचानी। वो जा रहा है। पहलू से पुकारती हुई गुस्सैली आवाज़ उभरी। ये मोखल पाशा की आवाज़ थी। 222 के 3 गूंजदार फायर हुए। गोलियां पुख्ता दीवार से टकराईं। मैंने राइफ़ल को ब्रस्ट पर एडजस्ट कर लिया और झुककर भागता हुआ एक बड़े डीजल इंजन के अक़ब में हो गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। बस एक ही धुन थी, मैंने समीना को बचाना है, मरना है या मार देना है। बाहर आ जाओ खावरे, नहीं तो कुत्ते की मौत मार देंगे। पाशा की आवाज़ इमारत में गूंजी। जाहिर था कि वो मुझे पहचान गया है। अभी उसकी आवाज़ की बासगर्ज ख़त्म न हुई थी कि मुझ पर ऊपर तले फिर कई फायर हुए। मैंने भी जवाब में 2 छोटे ब्रस्ट चलाए। चंद ही सेकंड गुजरे होंगे कि मेरे नथनों से एक नागवार बू टकराई और सांस सीने में घुटती हुई महसूस हुई। उसके साथ ही मेरे इर्द गिर्द मौजूद लोगों की घबराई हुई आवाज़ें सुनाई दी। मुझे लगा कि लोग बदहवासी में भाग रहे हैं। ये क्या हुआ? मैंने खुद से पूछा। एक ही जवाब समझ में आया, यहाँ कोई बड़ा गैस सिलेंडर वगैरह मौजूद था जिसे फायरिंग की वजह से नुकसान पहुँचा है और अब उसकी जहरीली गैस तेज़ी से इमारत में फैल रही है।
गैस के सबब मुझे लगा कि किसी ने मेरा गला मजबूती के साथ दोनों हाथों में जकड़ लिया है। उसके साथ ही एक बार फिर मुझे वही पुकारती हुई आवाज़ सुनाई दी, बचाओ, खुदा के लिए बचाओ। इस मर्तबा आवाज़ बिल्कुल वाज़ेह थी और दाएं जानिब से सुनाई दी थी। मैंने सांस रोक ली और डगमगाता हुआ आवाज़ की सिम दौड़ा। गैस खारिज होने की तेज़ आवाज़ पूरे कारखाने में गूंज रही थी। मुझे लगा मैंने सांस ली तो यहीं बेहोश होकर गिर जाऊंगा। एक दरवाज़ा धड़धड़ाया जा रहा था। मैं दरवाजे के सामने पहुंचा। अंदर से घुटी घुटी खांसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने दरवाजे का खटका हटाया और अंदर दाखिल हो गया। ये समीना ही थी। गैस लैम्प की रोशनी उसकी दगरगू हालत को नुमाया कर रही थी। वो सर और पाँव से नंगी थी। खौफ से सुकड़ सिमट कर चिड़िया ही की तरह नजर आ रही थी। दरवाज़ा खुलते उसे भी गैस ने पूरी शिद्दत से मुतासर किया। वो खींचकर सांस लेने लगी। उसकी आंखें हैरत से फैलती जा रही थीं। मेरे अबतर हुलिये के बावजूद उसने मुझे पहचान लिया था। सलार जी, उसने इतना ही कहा और मेरे ऊपर ढैसी गई। करीबी तपाई पर पानी से भरा हुआ जग रखा था। मैंने अपना मंडासा और समीना का दुपट्टा एक साथ पानी में भिगोए। समीना ने दुपट्टा और मैंने मंडासा मुंह के गिर्द लपेट लिए। सांस रोके हुए हम बाहर की तरफ भागे। राहदारी में कोई नहीं था। बाएं तरफ ताज़ा खालों के ढेर के पास एक बहुत मोटा शख्स औंधे मुंह पड़ा नजर आया। यकीनन गैस उस पर भी असर कर चुकी थी। मुझे नहीं मालूम हम दोनों बुरी तरह खांसते और गिरते पड़ते किस तरह कारखाने के बखली दरवाजे तक पहुंचे। दरवाज़ा चौड़ चौपट खुला था। हम बाहर निकल आए मगर सांस अभी तक रुक रही थी। लगता था गैस कारखाने के इर्द गिर्द भी फैल गई है। एक दो बार तो मुझे लगा कि समीना गिर जाएगी, मगर फिर किसी न किसी तरह वो मेरा साथ देने में कामयाब रही। यही वक्त था जब मुझे मछली फार्म की तरफ से लालटेनों और टॉर्चों वगैरह की रोशनी नजर आई। ये कमोबेश 25 अफराद थे। उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ और राइफलें थीं। यकीनी बात थी कि ये हमारे अपने ही बंदे थे। मुझे शीदे ने बताया था कि लड़ाई के बाद मछली फार्म वाले रकबे पर चौधरी अजीज़ ने बंदे मुकर्रर कर दिए हैं। शुरू में मैं यही समझा कि ये लोग कारखाने में होने वाली अंधाधुंध फायरिंग और गैस की बू की वजह से बाहर निकले हैं, मगर बाद ऐसा पता चला कि उन तक ये इत्तला पहुंच चुकी थी कि अम्मा दिलशाद की लड़की को उठाकर यहाँ लाया गया है और मैं उसे छुड़ाने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। ये इत्तला रमली ने रौनक अली और रौनक अली ने यहाँ तक पहुँचाई थी। रौनक खुद भी यहाँ मछली फार्म में पहुँच चुका था। सबसे पहले रौनक ने ही आगे बढ़कर मुझे थामा। ओए खावरे, तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ जी, इसकी फ़िक्र करो। मैंने नीम जान समीना की तरफ इशारा किया। दो बड़ी उम्र के बंदे आगे बढ़े और समीना को सहारा देते हुए फार्म के अंदर ले गए। रौनक, करामत और रिजवान वगैरह बहुत मुश्तैल हो रहे थे। उन्होंने कारखाने के खुले हुए फाटक के सामने जाकर ज़बरदस्त हवाई फायरिंग की। कोई जवाब नहीं आया, ना ही कहीं को मुतनफ़िस दिखाई दिया। लगता था जहरीली गैस की बू ने कारखाने के सारे शराबियों का नशा हैरन कर दिया है और वो भाग गए हैं। 3-4 बंदे मुंह पर गीले कपड़े लपेटकर कारखाने के अहाते में घुस गए और उस बंद जीप को आग लगा दी जिस पर समीना को उठाकर यहाँ लाया गया था। अहाते में शोलों ने रोशनी बिखेरी तो लोगों को एक और हैरानकुन मंजर नजर आया। ये मुर्दा बंगाली शेर था। ये मोखलों के काले ट्रैक्टर के पास बेसुध पड़ा था। मछली फार्म के चंद जोशीले पहरेदारों ने मुर्दा शेर की एक पिछली टांग से रस्सी बांधी और उसे झटकों से घसीटते हुए बाहर ले आए। हाँ, यही वो मुजी जानवर था जिसने एक अरसे से इलाके के मकीनों की नींदें बर्बाद कर रखी थी। वो सफ़ाक मालिक का खून आशाम पालतू था। उसकी दहशत खेत खेत और गली गली फैली हुई थी। आज वो खाको खून में लिथड़ा पड़ा था। शाखावर, तुमने मारा इसे? रौनक अली ने पुरजोश लहजे में पूछा। मैंने तो सिर्फ गोली चलाई है। इसे इसकी खुखारी ने मारा है और इसके मालिक को भी इसकी खुखारी और बेरहमी मार देगी। रौनक ने मुझे गले से लगा लिया। लोगों के चेहरे दीदनी थे। टॉर्चों के रोशन दायरे बंगाली शेर के धारीदार जिस्म पर गर्दिश कर रहे थे। उसका थोबड़ा खून से लिथड़ा था और आंखों से अब भी दरिंदगी टपक रही थी। मुख्तारा बोला, 3 गोलियां लगी हैं जी, एक सीने में, एक गर्दन में, लेकिन असल काम तो माथे वाली गोली ने किया है। रौनक जोशीले लहजे में बोला, पाशे के इस पालतू की लाश गलियों में घुमानी चाहिए। यही एक तरीका है पाशे की दहशत कम करने का। कुछ ऐसी ही बात मेरे जहन में भी आ रही थी। जानवर तो अब मर चुका था। उसकी लाश की तहशीर से लोगों के दिलों में बैठा हुआ खौफ कम हो सकता था। मैंने कई अफराद के साथ मिलकर मुर्दा जानवर को उठाया और एक खुली जीप पर लाद दिया। मछली फार्म के रकबे पर हमारा कब्जा मजबूत हो चुका था। खारदार तारों और दीवारों के अलावा बाकायदा लकड़ी का फाटक भी लगा दिया गया था। करामत और रिजवान समेत करीबन 25 बंदे हर वक्त यहाँ चौकस थे। मैं इसी चौकसी के बारे में साथियों को मजीद हिदायत देकर और उनका हौसला बढ़ाकर जीप में आन बैठा। दरख्तों में बंधी हुई अपनी जख्मी घोड़ी की तरफ मैंने करामत को भेज दिया था और ख़ुद तीनों साथियों के हमरा राजवाल रवाना हो गया। जिस वक्त हम राजवाल पहुँचे, सुबह की अजानें हो रही थी। जल्दी ये खबर जंगल की आग की तरह हर तरफ फैल गई कि मोखलों ने अम्मा दिलशाद की बेटी को अगवा करके बेआबरू करने की कोशिश की है और उस वाक़े में मोखल पाशा का बंगाली शेर कारखाने में मारा गया है।
कारखाने में जहरीली गैस फैलने की खबर हर तरफ चकराने लगी। अम्मा के बारे में पता चला कि उसकी बेटी राशिदा शादी वाले घर में थी, इसीलिए बच गई। समीना को बचाने की कोशिश में अम्मा के सर पर चोटें आई थीं और वो काफ़ी देर तक बेहोश रही थी। पोप हटते ही राजवाल की गलियों में मुर्दा शेर को देखने के लिए हुजूम हो गया। इस दौरान में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मैं चाहता तो पुलिस के आने से पहले फिर रूपोश हो सकता था, लेकिन पता नहीं क्या बात थी। मैं पुलिस से मजीद भागना नहीं चाहता था। मैं मुजरिम नहीं था और जो मुजरिम थे वो दंदनाते फिर रहे थे। SHO मियां वारिस ने कहा, हावरे, मैं तुझे गिरफ्तार करना चाहता हूँ। मैंने कहा, क्या ये ज़्यादा अच्छा नहीं था कि तुम पहले उसको गिरफ्तार करते जिसने हमारी लड़की को अगवा किया है और उसे बेआबरू करने की कोशिश की है? उसको भी पकड़ा जाएगा और तुम मुझे मेरा काम ना समझाओ। मुझे पता है कि मुझे किस वक्त क्या करना है। इंस्पेक्टर का लहजा दरज था। मेरी गिरफ्तारी का सुनकर बहुत से लोग मेरे गिर्द इकट्ठे हो गए थे। उनके चेहरे तमतमाए हुए थे और आंखों से चिंगारियां छूट रही थीं। और वो कोई 2-1 नहीं थे, 250-300 थे और उनकी तादाद में इजाफा हो रहा था। उनमें मुसल्लह अफराद भी मौजूद थे और वो सब जानते थे कि SHO वारिस मोखलों की साइड ले रहा है। ये सब लोग मेरे और पुलिस पार्टी के दरमियान आ गए। एक आवाज़ ने पुकार कर कहा, हम सलार जी को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। देखेंगे कौन माई का लाल इन पर हाथ डालता है। हम लाशें बिछा देंगे। एक और आदमी पुकारा, पहले छोटे मोखल और मोखल पाशा को गिरफ्तार होना चाहिए। बहुत से लोग उस आवाज़ में आवाज़ मिलाने लगे। इंस्पेक्टर वारिस ने कहा, मैंने गिरफ्तारी तो करनी ही करनी है। जो लोग इस काम में रोड़े अटकाएंगे उनके खिलाफ भी पर्चे दर्ज होंगे, लेकिन पहले मैं तुम्हारी जागीरदारनी से बात कर लूँ। मैंने कहा, किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है इंस्पेक्टर, मैं खुद गिरफ्तारी दूंगा, लेकिन पहले मैं गांव का एक चक्कर लगाऊंगा और ये जीप मेरे साथ होगी। थोड़ी सी बहस के बाद पुलिस पार्टी इस शर्त पर मान गई कि पुलिस एहलकार मेरे साथ साथ रहेंगे। अब धूप निकल आई थी। गांव के नीचे छतों वाले घर और खेत खलियान खूब रोशन हो चुके थे। गलियों में और छतों पर हुजूम था। मुर्दा शेर जीप में था। मैंने जीप खुद चलाते हुए पूरे राजवाल का चक्कर लगाया। पुलिस एहलकार घोड़ों पर सवार मेरे साथ साथ थे। लोगों के चेहरे पर झलकने वाले इत्मीनान और खुशी के तासुरात ने मेरे सीने में भी ठंडक डाल दी। मेरे लिए वो मार्च के महीने की यादगार सुबह थी। मुझे गिरफ्तार करके हवालात पहुंचा दिया गया। मुझसे नाद रखने के बावजूद SHO मियां वारिस मेरे साथ किसी तरह का बदसलूकी नहीं कर सकता था। उसे पता था कि मेरे पीछे जागीर और जागीर वालों का हाथ है। बहरहाल इस बात का शदीद दुख रहा कि नहायत वाज़ेह सबूत होने के बावजूद छोटे मोखल को गिरफ्तार नहीं किया गया। मोखल पाशा को भी लापता करार दे दिया गया। मोखल पाशा के बस 3-4 साथियों की गिरफ्तारी करके खाना पूरी कर दी गई थी। SHO को मेरे साथ जो नर्म रवैया अख्तियार करना पड़ा, उसकी एक बड़ी वजह बारे और फीके वाला वाक़या भी था। उन डकैतों को मारकर हमने पुलिस का खासा काम निपटाया था और पुलिस के हिस्से में मुफ्त की नेकनामी भी आई थी। इंतज़ामिया के अफसरान ने कहा था कि डाकुओं के सर की जो कीमत मुकर्रर की गई थी, उसमें से हमें माकूल रकम मिलेगी। ये इनामी रकम तो अब तक हमें नहीं मिली थी, ताहम वारिस की शक्ल में एक करख्त अफसर ज़रूर मिल गया था। कारखाने से खारिज होने वाली गैस के बारे में पता चला कि वो 2 बड़े सिलेंडरों से निकली थी। दर हकीकत मोखलों के उस कारखाने में खालों को इब्तिदाई ट्रीटमेंट दी जाती थी। उसे चमड़ा सुखाने की प्रेपरेटरी स्टेज कहा जाता है। उसमें आमतौर पर क्रोमियम वगैरह इस्तेमाल होता है। यहाँ ये लोग तजुर्बाती तौर पर एक गैस इस्तेमाल कर रहे थे जो खासी जहरीली भी थी। उसके अलावा यहाँ से कुछ ऐसे जानवरों की खालें भी मिली जिन्हें गैरकानूनी तौर पर शिकार किया गया था। मेरी कलाई बंगाली शेर के जबड़ों ने बुरी तरह जख्मी की थी, ताहम कलाई की दोनों हड्डियां बच गई थीं। रौनक अली खुद लाहौर गया और मेरे लिए जानवर कांटे का इंजेक्शन और डॉक्टर लेकर आया। डॉक्टर ही की हिदायत के मुताबिक अगले चंद रोज़ तक मेरी मरहम पट्टी की गई। ये रामचंद नामी हिंदू डॉक्टर था, ताहम नफीस आदमी था। कारखाने वाले वाक़े के बाद मेरी शोहरत में इजाफा हुआ। बारे और फीके वगैरह की मौत के बाद जो तासुर मेरे बारे में कायम हुआ वो गहरा हो गया। यह अगस्त का महीना था। अब मुझे जेल में बंद हुए करीबन 5 महीने हो चुके थे। मेरे बाद नसरुल्लाह ने भी गिरफ्तारी दे दी थी। उन 5 महीनों में जागीर के अंदर काफ़ी तब्दीलियाँ आई थीं। शुरू में मेरा ख्याल था कि शायद चौधरी अजीज़ मेरी गिरफ्तारी से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, मगर ऐसा कुछ न हुआ। गालिबन चौधरी भी ये बात अच्छी तरह समझ चुका था कि मोखलों और लंबड़ों के सामने डटे रहने के लिए मेरा वजूद ज़रूरी है। उसके अलावा मैंने महसूस किया था कि बिल्कीस भी अब काफ़ी होशमंदी और जिम्मेदारी का सबूत देने लगी थी। वो जागीर के वकील इकबाल राठौर के ज़रिए पूरी तरह मेरी पैरवी करा रही थी और चौधरी अजीज़ के अलावा ख़ुद भी मेरी खबर रखती थी। चौधरी अजीज़ से मैंने जिन रजिस्ट्रियों पर दस्तखत लिए थे उनका इंतकाल हो चुका था और अब चौधरी को पूरी तरह राह रास्त पर रखने के लिए ये मजबूत वसीला भी मेरे पास मौजूद था। बंगाली शेर की मौत वाले वाक़े का इलाके में खूब चर्चा हुआ था। दर हकीकत ये वाक़या इलाके के मकीनों के दिलों पर नक्शा हो गया था। वो बरसात की एक अबर आलूद से पहर थी जब डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरांवाला में मेरी मुलाकात आई। ये तैमूर था। वो भी 2.5-3 माह गिरफ्तार रहा था, मगर अब अदम सबूत की बुनियाद पर उसकी ज़मानत हो चुकी थी। उसे छोटे अस्तबल का राखा यानी इंचार्ज बना दिया गया था और तनख्वाह में भी खातिर खा इजाफा हो गया था।
तैमूर से मेरी मुलाकात छोटी कोठरी में हुई। मुझे जेल में बी क्लास मिल गई थी और कुछ दीगर सहूलतें भी मैसर हो गई थी। तैमूर ने मुझे सिगरेट, मिठाई और फल वगैरह दिए। आज वो काफ़ी खुश भी नज़र आ रहा था। उसने कहा, तेरे लिए 2 खासुल ख़ास खबरें हैं यारा। मेरे लिए तो खासुल ख़ास खबर रिहाई की हो सकती है। वो रिहाई में तो अभी 4-6 महीने लगने हैं। तू नाशुक्राना बन। क्या कोई और अच्छी खबर नहीं हो सकती तेरे लिए? अच्छा बता। परसों हवेली में इकट्ठ हुआ है, बेगम जी भी वहाँ थी। इकट्ठ में तुझे ज़मीन देने का फ़ैसला हुआ है, छोटी नहर के पास वाली, करीबन 1.5-2 मुरब्बे है। मजाक कर रहा है या? मैंने आज तक किसी मिस्कीन कैदी से मजाक नहीं किया यार। तू वाकई मुरब्बों वाला बन रहा है, बल्कि बनी गया है। मेरे ख्याल में 1-2 हफ्ते में कागजात तैयार हो जाएंगे। मैंने गहरी सांस ली। दिल में खुशगवार धड़कनें जागी। उन धड़कनों का सबब शायद ज़मीन नहीं थी। यह एहसास था कि ज़मीन देने वाले उस फैसले में यकीनन बेगम जी का भी किरदार रहा होगा। और दूसरी खबर, पिछली दफ़ा मैं बेगम जी के लिए तुझसे तेरी बेबे का पता लेकर गया था ना। 2 हफ्ते पहले बेगम जी रौनक अली के साथ खुद गुजरांवाला आई हैं और बेबे से मिली हैं। मैंने तासुब से सर हिलाया। यार, तुझसे कहा भी था, यह ख़तरनाक काम है। बेहतर तो यह था कि मैं तुझे पता ही ना देता। ओ यार, अब ख़तरे वाली कोई बात नहीं रही ना। तू मेरी बात तो सुन ले। उसके बाद गुस्सा भी आए ना तो तेरी जूती और तेरा सर, मेरा मतलब मेरा सर। हाँ हाँ, कर बकवास। वो दबे दबे जोश से बोला, बेगम जी बेबे और बहन आरफा को अपने पास जागीर में ले आई हैं। भाईजान बाकर अपने बच्चों के साथ दुबई वापस जा रहे हैं। बेगम जी ने कहा है कि तुम जागीर के लिए जेल गए हो। तुम्हारे घर वालों की हिफाजत अब जागीर की जिम्मेदारी बल्कि फ़र्ज़ है। उन्होंने बेबे और बहन आरफा को हवेली के एक हिस्से में पूरी हिफाजत से रखा है। अगर वाकई ऐसा हो चुका था तो ये मेरे लिए इत्मीनान की बात थी। भाईजान वापस दुबई जाना चाहते थे। आरफा का शौहर भी बसिलसिला रोज़गार कोयत में मुकीम था। मैं बेबे और आरफा के लिए हर वक्त परेशानी में रहता था। जो जो मोखलों से दुश्मनी बढ़ रही थी, मेरी परेशानी में इजाफा हो रहा था। मैंने इस बारे में तैमूर से चंद मज़ीद सवाल पूछे और आखिर में कहा, आज तो तूने 2 अच्छी खबरें सुनाई हैं। वो मुस्कुराया। एक तीसरी अच्छी खबर भी है, पर अभी यह सिर्फ खबर ही है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस खबर को ज़्यादा अच्छा नहीं समझते। ओ यार, क्या पहेलियाँ बुझवा रहे हो? टाइम थोड़ा है और अभी वो तेरा पेयो मुकद्दम खिड़की के पास आकर सीटी बजाने लगेगा। तैमूर ने सिगरेट का तवील कश लिया। देख खबरें, सच को सच मान लेना चाहिए। अब ये बात तो हर किसी को पता है कि तेरे और बेगम जी के दरमियान कुछ है और बड़े अरसे से है। अब भी जो शायद तुझे राजवाल में रखे हुए हैं ना, वो बेगम जी से तेरा नाता ही है। इस बात को सामने रखते हुए कुछ लोग अब एक और बात भी कह रहे हैं। क्या? मुझे 6-7 दिन पहले रौनक भाई ने बताया है कि राजवाल के कुछ खास लोग बेगम बिल्किस के साथ तेरी शादी की बात कर रहे हैं। मैं सरतापा हिल गया। यूँ लगा जैसे पूरे जिस्म में बरक़ी रौ चल गई है। क्या कह रहे हो? वही कह रहा हूँ जो मेरे कानों तक पहुँचा है। एक बात अच्छी तरह जागीर वालों की समझ में आनी शुरू हो गई है। जागीर के लिए तुमसे अच्छा मुहाफ़िज़ उन्हें कोई और नहीं मिल सकता और तुम सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए राजवाल में हो कि बेगम जी से तुम्हारा नाता है। अब तो कुछ समझदार लोग ये कहने लगे हैं कि इस मामले का बेहतर हल यही है कि तुम्हारी शादी हो जाए। मगर क्या? मगर ये कि ये राय सिर्फ चंद लोगों की है। वाली जी के करीबी रिश्तेदार और बेगम जी के मामू वगैरह तो ये बात भी सुनना गवारा नहीं करते। परसों पिंड के दायरे में महफिल जमी थी। ज़मींदार हाजी चिरागुद्दीन और पटवारी नज़ीर के दरमियान ज़ोरदार बहस छिड़ गई। हाजी चिराग ने कहा, शर्म में शर्म नहीं होनी चाहिए। हम हिंदू नहीं कि बेवा की शादी को गुनाह समझें। बेशक बेगम जी का बच्चा बड़ा हो रहा है, पर उनकी शादी कम उम्री में हुई थी। उनके सामने पहाड़ जैसी ज़िंदगी है। हमारा मज़हब ऐसी शादी को गलत नहीं समझता, बल्कि उसके हक़ में है। जवाब में नज़ीर पटवारी ने कहा, पर शादी बराबर के ख़ानदानों में होती है। वो एक मुलाजिम है। हाजी चिराग ने कहा, ज़ात पात तुम जैसे लोगों ने बनाई है, और अगर यही बात है तो शाखावर की ज़ात भी कुछ कम नहीं है। वो ज़मींदार घराने से है और हमारी बिरादरी और उसकी बिरादरी में पहले भी शादियाँ हुई हैं। लंबी चौड़ी बहस हुई। इतने में बेगम जी का एक और रिश्तेदार भी आ गया और ये बहस ख़त्म करना पड़ी। तैमूर मुझे राजवाल की सूरत हाल से आगाह कर रहा था और मेरा जहन घुड़दौड़ का मैदान बना हुआ था। मैं बेहद हैरत के आलम में सोच रहा था, क्या वाकई मेरी किस्मत इतना ज़ोर मार सकती है? क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि बेगम जी मेरी ज़िंदगी में शामिल हो जाएं? ये कोई ऐसी अनहोनी बात तो नहीं थी। अगर ये बात बहुत से लोगों के अलावा खुद वाली जी के जहन में भी आ सकती थी तो फिर इसमें यकीनन वज़न तो मौजूद था। ताहम फ़ौरन ही वाली जी के अल्फाज मेरे जहन में गूंजने लगे। उन्होंने अपने फ़िक्रे के आखिर में कहा था, मगर मैं ये बात जानता हूँ खावर, ये लोग तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। बहुत फसाद फैलेगा, बहुत बदअमनी होगी।